प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और जैसा कि हम कर रहे हैं कक्षा 6 के अंदर अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, तो आज उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक ले लेते हैं, गुणनखंड, सारव गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। है तीनों में गुणनखंड, इनमें अंतर क्या है आपस में, इसको हम किस तरह से निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कि गुणनखंड ये होता क्या है। इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, खंड। खंड मीन्स होता है टुकड़ा। खंड का मतलब हो गया टुकड़ा। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि गुणनखंड क्या है। किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिसका उस मूल संख्या में पूरा पूरा भाग जाए। यानी कोई भी अपने को मूल संख्या दे दे जिसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना हो, तो उसके जो गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों का मूल संख्या में पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, पूरा भाग जाएगा, तो वो क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या हमेशा एक निश्चित होती है। गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। तीसरा बिंदु हम देखेंगे कि गुणनखंड के अंदर एक है वो सभी में आता है। कोई भी संख्या हो उनके अंदर एक गुणनखंड संख्या एक होता है, एक है वो सभी के अंदर होगा। इसके अलावा जो संख्या हमें दी गई है उसका गुणनखंड यदि हम ज्ञात करते हैं तो वो दी गई संख्या स्वयं एक अपनी खुद की एक गुणनखंड होती है। स्वयं की एक क्या होती है, गुणनखंड होती है। तो इस प्रकार ये हमने इसके 3 बिंदु देखे हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के गुणनखंड कितने होंगे, केवल 1 होगा। 2 की यदि हम बात करें संख्या की तो इसके गुणनखंड होंगे 1 और 2, इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। 2 में 1 मैंने अभी बताया सभी का गुणनखंड होगा, 1 का किसी भी संख्या में भाग करें सब में जाता है। दूसरा स्वयं संख्या का उसी संख्या में भाग जाता है, इसलिए 2। इसके अलावा अन्य किसी संख्या का इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा। अब हम बात करें संख्या 3 की, तो 3 के अंदर 1 भी इसका गुणनखंड है और 3 है, केवल 2 गुणनखंड हुए। उसके बाद बात करें 4 की, तो 4 के 1, अब 4 में 2 का भी भाग जाता है पूरा, तो 2 और 4 ये इसके 3 गुणनखंड है। इसके अलावा हम बात करें 5 की, तो 5 में केवल 1 और 5, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का 5 में भाग नहीं जाता, इसलिए इसके केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 5। संख्या 6 की बात करें तो हम देखेंगे कि 1, 6 में 2 का भी भाग जाता है, 2 3 6, 3 का भी भाग जाता है, 3 दूनी 6, और संख्या 6 का भी भाग जाता है। तो 6 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 और 6, मीन्स टोटल 4 गुणनखंड हो गई। यदि हम संख्या 7 की बात करें तो 7 में केवल 1 और 7, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। इसी कड़ी में यदि हम 8 की बात करें तो 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 के 4 गुणनखंड हुए, 1 2 4 और 8। यदि हम संख्या 9 की बात करें तो 9 में 1 का भाग जाएगा, 1 का सभी में जाएगा, उसके अलावा 3 का, 3 3 9, और खुद संख्या 9 का, खुद संख्या और 1 सभी में आएगी। इसके अलावा हम देखें तो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है और 9 के टोटल गुणनखंड 3 हो गए। उसके बाद हम बात करें 10 की, तो 10 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है और 10 का भी पूरा भाग जाता है, और तो 10 के गुणनखंड हो गए 4। इसी कड़ी में 11 के हम गुणनखंड देखें तो 1 और 11 2 ही है, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 12 की यदि हम बात करें तो 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा और 12 का भाग जाएगा। तो इसमें 12 के 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने गुणनखंड है, 6 गुणनखंड है। तो ये इनके हम किसी भी संख्याओं के गुणनखंड है वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और गुणनखंड के आधार पर हमने भाज्य और अभाज्य भी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जिन संख्याओं में गुणनखंड यदि 2 है
कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या है। तो वो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। और जिनके गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो हम उसमें ये कहेंगे कि वह भाज्य संख्या होती है। तो वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य। तो यहाँ हम देखें कि एक में सिर्फ एक है, एक गुणनखंड है, तो एक है वो न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। इसी कड़ी में 2 और 3 इनके केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य है। 4 है वो भाज्य हो गई क्योंकि इसके 3 गुणनखंड यानी 2 से अधिक हो गई। 5 है फिर वापस अभाज्य संख्या हो गई क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है। 6 भाज्य संख्या हो गई। 7 है वो अभाज्य संख्या हो गई क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है। तो इन गुणनखंडों के आधार पर हम भाज्य और अभाज्य भी आसानी से अलग अलग हम बता सकते हैं। तो ये थे गुणनखंड। अब उसके बाद इसमें आता है दूसरा टॉपिक, एक नाम ऐड हो जाता है सारव गुणनखंड। तो गुणनखंड और सारव गुणनखंड में क्या अंतर है? गुणनखंड हम एक संख्या का निकालते हैं और सारव गुणनखंड का मतलब 2 या 2 से अधिक कोई संख्या दी गई हो। 2 या 2 से अधिक हमें कोई संख्या दी गई हो, में 2 या 2 से अधिक संख्या दी गई और उनमें कॉमन गुणनखंड हो जो दोनों में हो, उनको हम क्या कहेंगे? सारव गुणनखंड कहेंगे। 2 या 2 से अधिक संख्या में सामान्य गुणनखंड को जो कॉमन आए, उन गुणनखंडों को सारव गुणनखंड कहते हैं। जैसे अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि संख्या 6 और 8 के सारव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। संख्या 6 और 8 के सारव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे पहले हमें इनके गुणनखंड निकालने हैं। तो संख्या 6 की बात करें तो 6 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 3 और 6। इसी कड़ी में 8 के गुणनखंड भी हमें ज्ञात करने होंगे। तो 8 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4 और 8। तो ये अपने पास 6 और 8 के गुणनखंड आ गए। अब हम क्या करेंगे? इनके सारव गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सारव गुणनखंड में हम देखेंगे कि जो दोनों के अंदर कॉमन है, जो दोनों में आए हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 है वो 6 में भी आया और 8 में भी आया है। इसी प्रकार 2 है वो 6 में भी आया और 8 में भी आया है। इसके अलावा अन्य कोई गुणनखंड है वो दोनों में नहीं आए हैं, इसलिए इनके सारव गुणनखंड 1 और 2 है। जो दोनों में आएंगे वो इनके सारव गुणनखंड कहलाएंगे। इसी प्रकार यदि आपको 3 संख्या दे दी जाए, मान लीजिए 5, 7 और 12 के सारव गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं कि ये 3 संख्याएं हैं, इनमें आप सारव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार 4 संख्या, 5 संख्या, कितनी भी संख्या दे दी जाए और उनमें सारव गुणनखंड यदि पूछे तो पहले हमें अलग अलग इनके गुणनखंड निकाल लेने हैं। 5 के हमने पीछे देख लिया है कि 5 के 2 ही गुणनखंड है, 1 और 5। उसके बाद बात करें 7 की तो 7 में भी 2 ही गुणनखंड है, 1 और 7। और यदि हम 12 की बात करें तो 12 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसमें टोटल 6 गुणनखंड है। तो अब हम बात कर लेते हैं सारव गुणनखंड की। तो सारव गुणनखंड में हम देखते हैं कि दोनों के अंदर, दोनों के नहीं, तीनों में जो कॉमन आया है वो ही सारव गुणनखंड है। और तीनों में मात्र केवल एक है वो आया है, अंक 1 आया है। इसके अलावा अन्य कोई अंक है वो तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए इन तीनों का सारव गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा। तो इस प्रकार से हमें वो किसी भी संख्या के गुणनखंड और गुणनखंड के बाद हम इनके सारव गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने अभाज्य गुणनखंड की। तो तीसरा शब्द आता है अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ हम देखें गुणनखंड तो होंगे, लेकिन जो गुणनखंड होंगे वो एक अभाज्य संख्या के रूप में होंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या है कौन कौन सी। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि अभाज्य संख्या में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। तो ये सारी संख्याएं हैं वो क्या होती है? अभाज्य।
वे संख्याएं जिनमें एक व अपने के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए वो अभाज्य संख्या होती है। और गुणनखंड के आधार पर भी मैंने बताया था कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या थी। तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड यदि हमें ज्ञात करने हो तो हम, जैसे मान लीजिए अपने पास संख्या है 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम 15 को पहले इस प्रकार से लिखेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका रहेगा। 15 हमने ले ली। अब हम देखेंगे कि 15 में सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का हम भाग लगाएंगे, यदि पूरा भाग जाता है तो ही हम लिखेंगे, वरना नहीं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 15 में इकाई का अंक 5 है, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 को हम इससे भाग नहीं करेंगे। तब हम क्या लेंगे, 2 की जगह हम ले लेंगे अब 3। अगली संख्या ले लेंगे 3, और 15 में 3 का भाग लगाते हैं तो हम देखेंगे 3 पंजे 15, पूरा भाग जा रहा है, 3 पंजे 15, शेषफल क्या बचा 0। तो ये जो भागफल मिला कितना आया 5, वो हम यहाँ 15 के नीचे लिख देंगे और उसके बाद फिर हम भाग करेंगे, इसका अगला गुणनखंड करेंगे तो 3 का 5 में भाग नहीं जाएगा। अब हम उससे अगला अंक ले लेते हैं और उससे अगला अंक क्या है 5, और 5 एक कम 5, यहाँ लास्ट में हमें 1 लाना होता है। तो अब हम देखेंगे कि 15 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास आ गए, ये आगे वाले जो अंक है। तो ये क्या है 3 और 5। तो हम 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 गुणा 5। यहाँ हमें ये 1 को नहीं दर्शाना है क्योंकि 1 है वो न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य है। यहाँ जो हम टुकड़े लिखेंगे वो सारे के सारे अभाज्य संख्या के रूप में आएंगे और उनके बीच में किसका निशान लगेगा, गुणा का निशान लगेगा। तो ये 15 के हो गए अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हम मान लीजिए अपने पास संख्या दे दी गई हो 100, तो हम क्या करेंगे 100 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे 100 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो सबसे पहले ये देखो इकाई का अंक 0 है तो 2 का पूरा भाग जाएगा। और जब हम 100 में 2 का भाग लगाएंगे, आप अलग से लगा कर देख लें, 2 पंजे 10 बच्चे 0 0 0 मीन्स कितना आया ये 50। तो 2 का भाग लगाएंगे तो 50 आया। फिर 50 में 2 का भाग लगाएंगे, आप अलग से जब इसका भाग लगाओगे तो आप देखोगे भागफल कितना आता है 25। फिर हम देखेंगे कि 25 में इकाई का अंक 5 है तो 2 का पूरा भाग नहीं जाता। तो अब हम 3 का भाग करते हैं, 3 का भी इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि इनके अंकों का योग है वो 7 है। क्योंकि मैंने भाजकता का नियम है वो पहले बता दिया है, तो उसमें 3 का इसमें कोई भाग नहीं जाता, यानी पूरा भाग जाना है, शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो 3 का इसमें भाग नहीं जाएगा। तो 3 के बाद हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 को, तो हम 5 से भाग करेंगे और 5 में भाग करेंगे तो 25 में अपने पास भागफल आएगा 5, तो वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद करते हैं 5 को, फिर 5 एक कम 5, यहाँ लास्ट में हमें 1 ला के छोड़ना है। तो हम देखेंगे कि 100 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 100 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये वाले जितने भी अंक है ये लास्ट के, उनको गुणा के रूप में लिख देंगे। तो ये हो गए 100 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये तीनों का अंतर था, गुणनखंड, सारव गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार हम किसी भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। और आप हमारे ऐप MS एजुकेट को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिले और इनके अंदर आपके जो हमारे टॉपिक हैं उनके वीडियो, नोट्स और टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, जिससे आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद।